नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज देश में अच्छे और बुरे को लेकर चर्चाएं आम हैं। आज समाज सेवा को पेशे के रूप में पहचान मिल चुकी है, लेकिन क्या सोशल सर्विस का मिशन अब बिजनेस बन गया है? गैर सरकारी संगठनों के लिए अगर ये कारोबार है तो फिर इसमें अच्छे बुरे का फर्क नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जो एनजीओ को लेकर आप और मेरे मन में आजकल खड़े होते हैं। आज बिग फाइट में हम ऐसे ही एक एनजीओ की बात करेंगे, ऐसे ही एक मुद्दे पर बात करेंगे। एनजीओ सेवा या धंधा, आज इस पर बात होगी। इस मसले पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल साहब, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और अपना घर के संचालक कमल किशोर जी। श्रीमती दापू देवी, जो कि 7 जून 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेल में नसबंदी सेवाएं ली थी, की मौत की पुष्टि करती है। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी उनके परिवार, नज़दीकी रिश्तेदार, जो कि हमेशा हमारे सोच में हैं, के साथ हैं। इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी नागौर 8 जून को एक पैनल का गठन कर शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट में ओपिनियन अभी रिजर्व रखा गया है। घर पे जाने के बाद एक महिला डापू कंवर को वापस शाम को 7 बजे हॉस्पिटल लाया गया, तो वहाँ पे जब ड्यूटी पे डॉक्टर पर सांखला ने देखा तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये काफ़ी दुखद घटना है। इस संबंध में बाद में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर तो एक कमेटी पहले से ही गठित है जो इस तरह के प्रकरणों को देखती है और इसकी विस्तृत जाँच करती है कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी मेहमानों को इस मुद्दे से मैं तारुफ करा दूं कि मसला है नागौर में एक महिला की नसबंदी के दौरान ऑपरेशन के बाद मौत का। सवाल है मेरी स्टोक्स नाम के एक एनजीओ का, जिनके प्रतिनिधि को आज हमने बुलाया, लेकिन वो इस शो पर नहीं आए। लगातार हम कॉल्स करते रहे, वो नहीं आए। जवाबदेही उनकी क्या होती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सरोकार है वो समाज को लेकर है, आपको लेकर है, इस सवाल को लेकर है कि क्या एनजीओ प्रदेश में इसी तरह से काम करेंगे, इसी तर्ज पर काम करेंगे। दरअसल जो एनजीओ मेरिटॉक्स है वो लंदन में रजिस्टर्ड है और नागौर ज़िले की अगर मैं बात करूं तो हर साल यहाँ करीब 2000 के आसपास ऑपरेशंस करता है। और इसी एनजीओ के तहत जो बीते 3 साल में ऑपरेशंस हुए, उनमें 3 महिलाओं की मौत हुई। एक गंभीर सवाल यहाँ से खड़ा होता है। निशा जी, मैं आपसे शुरू करूँगा। पहली बात कि इस तरह के एनजीओज को लेकर आपकी राय एक समाज सेवक के नाते। देखिए, किसी महिला की मृत्यु होना और वो इलाज के दौरान या ऑपरेशन के दौरान होना तो अपने आप में दुखद घटना है। उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा रहता है। और जहाँ तक सवाल एनजीओस का है या मेरे ख्याल में किसी भी संस्था का जो नेक काम करने का इरादा होता है, उसके पीछे उसका एक मोटो होता है, उसका एक विधान होता है, उसके तहत वो कार्य करते हैं। कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो उसको कोई कहीं भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसमें कभी भी कहीं पे कोई एक्सीडेंट भी होता तो आगे क्या सावधानियां होनी चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। पहली बार अगर घटना घटी है तो आगे 2 वैसी ही परिस्थितियां सामने क्यों आई, तो ये जरूर सवाल खड़ा करता है उनकी कार्यप्रणाली पे। जी बिल्कुल। कमल किशोर जी, शुरुआत में जिन शख्स को आप सुन रहे थे उनका नाम है डॉक्टर बलबीर, जो मेरिस्टॉक्स के प्रतिनिधि हैं जयपुर में। उनका जो बयान था उसमें संवेदना थी मृतक के लिए, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं था। आप भी एक एनजीओ चलाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी संस्था काम करती है और बेसिकली जो लोग काम करते हैं वो कोई न किसी समाज के जो बेहतर जो उद्देश्य है उसके लिए काम करते हैं। और काम करने के दौरान जो न्यूनतम सावधानी जो सबको बरतनी चाहिए वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हों चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में काम करते हों। अगर किसी की लापरवाही होती है, जानबूझ के लापरवाही होती है, तो उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अहम सवाल है।
नवल किशोर जी, 3 साल में इसी एनजीओ के ऑपरेशंस में 3 महिलाओं की मौत हुई। अब इसको राजनीति से अलग रखते हैं, लेकिन एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आप हैं, नहीं लगता कि इसकी गूंज सियासत के गलियारों में होनी चाहिए थी? निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई है और लापरवाही बरतने की वजह से ही ये स्थिति पैदा हुई है। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये तीसरा हादसा इस सोसाइटी के द्वारा जी। सामने आया है, तो इस पे तो निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और इस सोसाइटी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई सरकार करे। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल साहब, जो ये मसला सामने आया, इसको लेकर लगातार हमने करीब 4 दिन तक खबरें दिखाई। महिला आयोग ने भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं वो सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ज़िला कलेक्टर का जो बयान था, हम आगे आपको दिखाएंगे, उन्होंने भी इस मामले में कमेटी बना दी। लेकिन क्या एक आम महिला की मौत पर इस तरह की कार्रवाई और एक कोई खास होता तो क्या इसी तरह से ये मौत देखी जाती? ऐसा है कि कोई भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो वो दुखद घटना होती है, और उसके लिए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एनजीओ ने क्या क्या सावधानियां बरती, एनजीओ ने क्या क्या सावधानियां नहीं बरती। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए उसी प्रकार की सारी सावधानियां और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, आप ये डॉक्टर कि- हैं और इस बात को बेहतर समझते हैं। हाँ। इस चीज़ को इससे नहीं, मैं तो सीधा एक्शन की बात करता हूं कि आपकी सरकार है, इस वक्त सत्ताधारी पार्टी आप है। जो चीज़ें सामने आई, लगातार पहले दिन से कार्रवाई की बात कही जा रही है कि क्या कारण है कि आपके यहाँ पर इस तरह के मामलों में संजीदगी नहीं बरती जाती? नहीं, ऐसा नहीं है कि संजीदगी नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही सारी की सारी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हम ये नहीं कि अगर कोई किसी प्रकार का एनजीओ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के साथ साथ मैं एनजीओ का भी कार्य करता हूँ और पॉलिटिक्स के अंदर भी हूँ। उसके अंदर बहुत समय, बहुत टाइम ऐसे भी आती हैं जिसके अंदर कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, और उन घटनाओं को हमको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, और वह अध्ययन एक टेक्निकल कमेटी ही कर सकती है, और वह टेक्निकल कमेटी को निश्चित तौर के ऊपर आकलन होना चाहिए। और इस प्रकार की अगर 3 घटनाएं हुई हैं तो निश्चय ही ये गंभीर विषय है और उसको उतनी गंभीरता से लिया जा रहा होगा और लिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। ये एक मुद्दा है कि सब गंभीर इस मामले को मानते हैं, लेकिन इसमें किस तरह से एक्शन होना चाहिए? निशा जी, इसको त्वरित जो कार्रवाई वाली बात है उसको लेकर जो पेच है, हमेशा टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो बीच में आ जाते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज करने में तो मुझे लगता है कि कोई कोताही होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत एफआईआर हो और वो जो परिजनों ने किया ऐसा, और जो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है उनके ऊपर इमीडिएट इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब जोधपुर के अंदर उमेद हॉस्पिटल में 29 महिलाओं का मौत हुई जी, तो पूरे फंगस देश वाला भर में ग्रुप- हंगामा मचा, और चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तक की सबकी टीमें गठित हुई और वहाँ पे खूब जांचें हुई, खूब कमेटियाँ बैठी, तो एक्शन लिया गया। इसी तरह से शराब दुखंतिका की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई हैं। तभी जब जब मौका आया तो मुझे लगता है कि हमेशा एक्शन हुआ है। तो अब की बार इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और इंक्वायरी कमेटी जो है वो बैठे और अपनी रिपोर्ट दे, उसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि हादसा हो सकता है लेकिन लापरवाही अगर बरती गई है तो उसमें और बार बार लापरवाही, उसमें माफी के लिए कोई जगह नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ। मैं बता दूं कि अपन को उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि लापरवाही किस स्तर के ऊपर हुई है, डॉक्टर के स्तर के ऊपर हुई है या वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के कारण हुई है, और उन सब चीज़ों की, उन सब के लिए हमको निश्चित तौर के ऊपर कमेटी देखिए, को ये घुमाने वाली बात नहीं करते हम लोग। आप ये देखिए कि किसी अस्पताल में अगर मौत हो जाती है तो क्या ये देखेंगे चिकित्सक के कारण हुई, या फिर वो पूरा का पूरा अस्पताल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि संसाधन मुहैया कराना तो अस्पताल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल।
तो क्या इसमें एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सवाल हमारा डॉक्टर पे नहीं, हादसे पर नहीं, एनजीओ पर है। मैं निश्चित तौर के पर कहता हूं कि एनजीओ की जिम्मेदारी है किसी भी कार्य को करने के अंदर वहां के जो चीफ होते हैं उसकी जिम्मेदारी आती है कि वहां पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से किसी प्रकार का डिफेंडेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अपन को इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जांच को किसी प्रकार से प्रभावित हो सके। अगर उसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर ऐसी घटना होती है और उस घटना के अंदर वाकई जो मिलता है तो उसके कारण चलिए, मेरे सहयोगी उमेश हैं, मैं उनको कहूंगा कि जो शुरुआत में एक शख्स थे इस पूरे मामले को लेकर, डॉक्टर बलवीर, जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, उनकी बाइट एक बार फिर से आपको सुनाएंगे हम लोग। उन्होंने क्या कहा था इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से इसको लेकर एक कागजी फरमान जारी किया और इतिश्री कर ली अपनी जिम्मेदारी से उस एनजीओ को। आज बुलाया नहीं आए, उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं आपको, फिर बात करेंगे। श्रीमती दापू देवी, जो कि 7 जून 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेल में नसबंदी सेवाएं ली थी, की मौत की पुष्टि करती है। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी उनके परिवार, नज़दीकी रिश्तेदार, जो कि हमेशा हमारे सोच में हैं, के साथ हैं। इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी नागौर 8 जून को एक पैनल का गठन कर शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट में ओपिनियन अभी रिजर्व रखा गया है। घर पे जाने के बाद एक महिला टापू कवर को वापस शाम को 7 बजे हॉस्पिटल लाया गया, तो वहाँ पे देखिए अग्रवाल साहब, ये एनजीओ के प्रतिनिधि थे, जयपुर में थे, आज इनको हमने बुलाया, लेकिन इनका जो ये बयान है इसको क्या आप जिम्मेदाराना मानते हैं? इसमें पूरा का पूरा जिम्मेदाराना नहीं मानता हूं मैं। उनको ये निश्चित तौर के ऊपर ये कहना चाहिए था कि इस प्रकार के हादसे पहले भी हुए हैं और ये हादसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम स्वयं भी इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग और जांच कराएंगे और जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। निश्चित तौर के ऊपर ये उनको कहना चाहिए था और इस प्रकार की उनको करना भी चाहिए था, जिससे नवल जी, आप भी चिकित्सक हैं, आप क्या कहेंगे इस बयान पर? क्या जैसे अग्रवाल साहब कह रहे हैं सिर्फ इसी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए या इसमें जो एक्शन है वो किसी और तरह का होना चाहिए? बिल्कुल साहब, ये जो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात मेरे जो समझ से परे है, इस पे तुरंत एक्शन लेने की बात है। न जांच कमेटी बिठा दी, उसका पता नहीं कब जवाब देंगे। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी कोई जवाब इनका आया नहीं है, इसको दबा के रखा गया है। इसके पीछे मंशा मुझे ठीक नहीं लगती। ये एनजीओ के प्रति मैं समझता हूँ शायद अधिकारी मेहरबान, मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी मेहरबान है और मैं जहाँ तक समझता हूँ पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता राशि भी उपलब्ध नहीं कराएगी। नहीं करनी चाहिए। पहले भी 2 प्रकार के ये हादसे हो चुके हैं पूर्ववर्ती सरकार के अंदर भी, और उसके अंदर क्या कार्रवाइयां हुई हैं तो इससे आपको वाकिफ होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के आरोप लगा देना, इस प्रकार में तो आप बताइए ना। मैं यही तो कह रहा हूं, वाकिफ है तो आप बताइए। मैं समझता हूं उससे भी लिपापोती इस प्रकार के गरीब की कौन सुनता है? सीधे मैं आपकी बात से सहमत रही हूँ, गरीब की कोई नहीं सुनता। मेरा तो मानना ये है सीधा आप इसे राजनीति से जोड़ें। आप आपके टाइम पे होगा, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं इस चीजें नहीं होती परिवार के अपन प्रति को संवेदना रखते हुए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। परिवार के प्रति संवेदना अवश्य होनी चाहिए। इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है, उतनी आपकी है। लेकिन इसके अंदर निश्चित तौर पर राजनीति कहाँ है? राजनीति कहाँ? जो बयान वो दो की रिपोर्ट कहाँ? आपके पास है तो आप बताइए, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन ये आपके पास है या इनके पास है, किसी के पास है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीसरा हुआ है। उन 2 के अंदर किस प्रकार से किसके ऊपर जिम्मेदारी आई है, अगर नहीं आई है तो उस टाइम क्या कमेटी बनी? चलिए, जिम्मेदारी किसकी बनती है ये सवाल खड़ा होता है, और जिम्मेदारी को तय कौन करेगा ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अगर कोई एनजीओ लापरवाही करता है तो फिर उस पर कार्रवाई कौन करेगा। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए। सरकार को चिकित्सा व्यवस्था में एनजीओ की प्रथा हटा देनी चाहिए। इससे आम नागरिक को मूलभूत सेवाएं मिलती रहे और ये एनजीओ प्रथा चिकित्सा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। महत्वपूर्ण है, सरकार और प्रशासन दोनों को जिम्मेवार मानता हूँ।
क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों तरफ पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, इससे लोगों को नुकसान होना पड़ता है। क्योंकि प्रशासन और एनजीओ की दोनों की मिलीभगत होती है। जब टेंडर या निविदा निकाली जाती है तो प्रशासन को पैसा या रिश्वत दे करके वो टेंडर लिया जाता है, तो इसलिए बड़ी से बड़ी अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करने से बचता है। नहीं, अब निश्चित रूप से सेवा के लिए काम नहीं हो रहा है, अब धन कमाने के लिए काम हो रहा है। अगर सेवा के रूप में काम होता तो ऐसी लापरवाही सामने नहीं आती। वैसे वो जो बहुत गंभीर मामला है, यदि नसबंदी के दौरान दो औरतों की तबीयत खराब हुई, एक की डेथ हो गई, अभी भी हॉस्पिटल भर्ती है, तो ऐसे में उसकी तुरंत, क्योंकि नेचुरली स्वाभाविक है कि जिसके साथ हुआ तो थाने पे गए होंगे और रिपोर्ट लिखवाने के लिए, आपको एफआईआर दर्ज करने में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से परेशान है, फिर ऊपर से नहीं होती है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बना देते हैं, लीगल बैटल इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि डिले इन एफआईआर को लेकर के भी एक केस कमजोर हो जाता है। हमने आज के मुद्दे से जुड़ा आपसे सवाल किया था कि क्या प्रदेश में एनजीओ अब सेवा के नाम पर धंधा शुरू कर चुके हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कमल जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक अहम सवाल ये है कि चिकित्सा जो इलाज का जो काम है, क्या किसी एनजीओ के भरोसे इसको छोड़ देना चाहिए? क्या बड़े जटिल ऑपरेशंस भी एनजीओ के हवाले कर देने चाहिए? क्या आपको लगता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विदेशी संस्थान अगर मदद की बात करती है तो फिर उसको इस तरह के काम में फ्री हैंड दे देना चाहिए? देखिए, इसमें कि सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी हमारी 30-40% से ज़्यादा आबादी को कवर नहीं कर पा रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज की स्थिति में अगर हम केवल सरकार तक सीमित कर देंगे इसको, तो हमारी देश की अधिकांश आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर एनजीओ सेक्टर में भी हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल हैं, मतलब जब हम उनको स्वास्थ्य या चिकित्सा के क्षेत्र में उनको हम स्वीकृति दें, काम करने की अनुमति दें, तो हमें देखना चाहिए उनकी कार्य क्षमता और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है या नहीं है, स्किल स्टाफ या डॉक्टर्स उनके पास है या नहीं है। दूसरा एक कमिटमेंट, आज की तारीख में देखिए कमिटमेंट तो सबका है, लापरवाही कई बार जानबूझ के हो जाती है, कई बार अनजाने में हो जाती है। तो हमें इन दोनों में भी एक अंतर करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल कोई स्टेट अपन डिसीजन लेते हैं आज की तारीख में, तो हम अपने लोगों को स्वास्थ्य से जो मिल रहा है उससे भी बाहर कर देंगे। जी निशा जी, ऐसे एनजीओ, मैं इसी का जिक्र करता हूँ मेरी टॉक्स का, 1200 से 1500 रुपए एक ऑपरेशन के मिलते हैं इनको। एक शहर में आते हैं, बिल्कुल रिफ्यूजीज की तरह काम करते हैं। एक शहर में आए, आपने 20 ऑपरेशन किए, फिर 20-25 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में गए और एक दिन में कम से कम 50 से 60 ऑपरेशन कर दिए आपने। 1200 से 1500 रुपए जैसा भी केस होता है उसके मुताबिक आपने भुगतान उठा लिया। क्या इस तरह का जो काम है, क्या नहीं लगता कि ये गैर जिम्मेदाराना है? इस तरह के संस्थान जब इस तरह का काम करते हैं तो फिर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, मेरा स्पष्ट मत है इसमें कि स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र और जल और परिवहन, ये 4 इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसको निजी हाथों में तो दिया नहीं जाना चाहिए। ये सरकार को अपने जिम्मे लेने चाहिए। और जहाँ तक सवाल इस संस्था का है, मैरी स्टॉप्स का, तो मैं समझती हूँ कि इसका जयपुर के अंदर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में भी इनकी ब्रांचेस रही हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस इन लोगों ने दी है। अक्सर महिलाओं से बात होती है, जब हमारी एक लड़की सोशियोलॉजी में डीएनसी अबॉर्शंस के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो वो इन लोगों के पास भी जाती थी, तो उसका जो फीडबैक मिलता था, तो मैं उसी आधार पे ये बात कह रही हूँ जी। लेकिन बेसिक सुविधाएं अगर या रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, तो सरकार का जो भी तंत्र उसको परमिशन देता है, बेशक वो मेडिकल काउंसिल है या स्वास्थ्य विभाग है, तो उसको इसकी उनको ऐसा ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि
किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, किसी की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। तो उसका बेसिक जो ध्यान है वो उसका निगरानी करना, ध्यान तो क्या निगरानी रखना वो या मॉनिटरिंग करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की वो बॉडी या वो तंत्र जो उसको देखता है तो उसको देखना चाहिए कि ये सक्षम है भी या नहीं काम करने के लिए, या कोई घटना वहाँ पे घटी है तो फिर दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये देखना भी उस तंत्र का काम है। तो मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। जी डॉक्टर साहब, आपकी सरकार मॉनिटरिंग लेवल पर इस तरह के एनजीओज को लेकर क्या कर रही हैं, क्या जिम्मेदारियां तय की जा रही है? ऐसा है साहब कि अभी आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से हमारे मोदी जी ने आने पे सबसे पहले ये देश के अंदर कहा था कि हम सुशासन लाएंगे। जी। किसी भी प्रकार का जो भी ये सब घटनाएं हो रही हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, इन सब का क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये शासन के अंदर जो तंत्र विकसित करा हुआ है उसके अंदर कमियां हैं, और वो कमियां होती हैं उसके कारण भ्रष्टाचार, आपसी के अंदर सामंजस्य और फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या तरह तरीके की इरेगुलरिटीज चालू हो जाती हैं। हम इस सुशासन को किस प्रकार से लाएं? गुड गवर्नेंस, उसके कारण ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और गुड गवर्नेंस लाने के लिए आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी साहब ने किस प्रकार से सबसे पहले ये कहा है कि सभी मंत्री अपनी संपत्ति बताएं, उनके परिवार के लोग कोई भी आपूर्ति वगैरह। मुद्दे पे आए हम लोग कि गुड गवर्नेंस किस तरह से लाएंगे। एक मिसाल हमारे सामने है, एक मौत हमारे सामने है जिसको लेकर परिजन बिलख रहे हैं। मुआवजा सरकार देते हैं तो परिजन इनकार कर देते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। केवल अपन उनको किसी भी प्रकार से मुआवजे देकर और अपना एक प्रकार से करनी काट लें या हट जाएं, नहीं, उसके अंदर ये क्यों हुआ है और अब आगे नहीं होए, इसके ऊपर ही गुड गवर्नेंस होती है। हमने जैसा अभी निशा जी ने बताया कि उसके लिए मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि कोई भी एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कार्य करता है तो उसके अंदर ये होता है कि कार्य जल्दी हो जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस लेनी पड़ती है वो नहीं ले पाएंगे, और हम उस कार्य को, सेवा का जो काम है वो जनता हम भी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा जनाब, यही सवाल है। बिल्कुल, आज नहीं हो रहा है जब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और जनता चाह रही है कि वो चीजें चेंज होए, उसकी बहुत बड़ी आकांक्षाएं, आशाएं और अरमान हैं। पहले नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन अब जो अग्रवाल साहब की सरकार है वो गुड गवर्नेंस ला रही, कर देगी ऐसा। वो विश्वास के साथ कि ये चीजें होंगी, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता के अंदर जो आशाएं, जो अरमाने हैं और जो पूरी करना एक जिम्मेदारी हो जाती है जो भी जनप्रतिनिधि बना है। और जिस प्रकार से जी आप नहीं कर पाए, बीजेपी कर जाएगी, अब ये मसला है। शुरू के अंदर जिस प्रकार के आप उदाहरण देख रहे होंगे, जिस प्रकार के आप संदेश देख रहे होंगे, उसके अंदर ये गुड गवर्नेंस का, और गुड गवर्नेंस केवल टाइम से नहीं आती है कि साहब अभी अपन ने चालू किया है, अपने 27 तारीख को उन्होंने ली है और अपना 26 तारीख को ली है और अभी है जो अपन गुड गवर्नेंस लग जाए। ये एक मसला नहीं है। इस मसले को हम किस प्रकार से इसका सिस्टम बनाया जाए और वो सिस्टम इस प्रकार का हो कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर से कोई भी निकले मालूम पड़ जाएगा गलती कहाँ पे हुई है, किसने करी है। चलिए नवल जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस सिस्टम की बात अग्रवाल साहब कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम बनाना इतना आसान है? इस तरह के एनजीओ जो सालों पहले रजिस्टर्ड हैं, कई सालों के उनको टेंडर मिल चुके हैं, पूरे देश में काम करते हैं, उन पर लगाम कसी जानी इतनी आसान रहेगी जिस तरह से गुड गवर्नेंस की बात है? मेरे ख्याल से उन पर लगाम कसना इतना आसान नहीं है कि उनके जो है पाँव काफ़ी अंदर तक फैले हुए हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जितनी संवेदना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहिबा ने यहाँ जयपुर में एक केस हुआ था, एक लड़की जल गई थी, उसके प्रति जिस तरह दिखाई वो इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र हैं। तो ये स्थिति वहाँ उस औरत के प्रति, उस मरीज के प्रति जो अपनी जान से चली गई, वहाँ ये चीज़ क्यों नहीं पहुँची, वहाँ ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई गई, ये मेरी समझ से बाहर है।
इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचेगा, कैसे फ़ायदा पहुंचेगा और कैसे एनजीओ उनके हित में ध्यान से काम करेंगे, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा तो ये मानना है सर। अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ जो आपका है इस तरह के सुझाव तैयार करके सरकार तक पहुंचाता है और जो पूल का काम है वो करते हुए अहम जिम्मेदारी अदा करता है? बिल्कुल, और इसी प्रकार की अहम जिम्मेदारियां ऐसे कुछ हम निभा सुझाव रहे जो हैं। हाल में आपने भेजे सरकार को? हमने लगातार सरकार को सुझाव भेज रहे हैं और वो भेजने के जो मुख्य मुद्दे हैं वो हैं कि हम किस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हमारे पास 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है मैन पावर, दूसरा है हमारा ट्रेनिंग और तीसरा है फिजिकल फैसिलिटी। हम इनको अगर आप निश्चित तौर के ऊपर करेंगे तो हमारी बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगी, और बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगी तो हम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बिल्डअप करेंगे। तो जिस कैपेसिटी अगर हमने बिल्डअप कर ली तो निश्चित तौर के ऊपर जो आज जितना काम कर रहे हैं अव्यवस्था के कारण, बिना सिस्टम के कारण, उससे ज़्यादा काम हम कर पाएंगे। और कैपेबिलिटी जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर कि हमने कि किस प्रकार से हमारा 3S होएगा कि स्किल, स्पीड और बिल्कुल सर, ये एक बात कही, इसमें जिम्मेदारी आ जाती है सरकार की। लेकिन सरकार, जैसा कि शुरुआत में जिक्र हुआ, कमल जी ने जैसा बताया कि 40% हेल्थ सेक्टर को ही कवर कर पाती है, 60% आज भी गैर सरकारी संस्थानों के हाथ में, गैर सरकारी संस्थानों के हाथ में है। तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी एनजीओ को सौंप कर इतिश्री कर लेती है? क्या ये सवाल आज उठाया जाना चाहिए? इस पर बात की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं कुछ पलों से भटककर, पूर्णतः भटककर मानव सेवा का कार्य ना करके सिर्फ उनका मकसद पैसा कमाना रह गया है। सरकार इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार एनजीओ को अपना दायित्व दे करके एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि एनजीओ द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो पूरी तरह से निर्वाह नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट के द्वारा इनके जो एनजीओ को दायित्व दिए गए हैं वो कई बार ये खुद एनजीओ भी इनमें लिप्त पाए गए हैं।